आज 24 के चैंपियन में हम बात करेंगे आज जो 5वें चरण के मतदान हुए उसकी 428 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है। 2 चरण के चुनाव अभी और बाकी है। कई दिग्गजों की आज किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 5वें चरण के चुनाव खत्म होते ही करीब 80% सीटों पर आप समझ लीजिए कि मतदान हो गए हैं। 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर मतदान आज हुए उनमें 32 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी 2019 में इन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट है जो है रायबरेली, जहां से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 13 सीट बीजेपी के पास है और एक रायबरेली, जैसा मैंने बताया कि वो कांग्रेस के पास थी। पिछली बार सोनिया गांधी वहां से जीती थी। महाराष्ट्र में जिन 13 सीटों पर आज मतदान हुए हैं उनमें से अधिकतर सीटें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के पास है। बिहार में जिस सीट पर सबकी नज़र है वो है सारण, जहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी आमने सामने हैं। आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय आते आते यानी 5 चरण के चुनाव हो जाने के बाद किस पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान होंगे, साथ ही हमारे रिपोर्टर होंगे जो दिन भर से लगातार पूरे दिन मतदान पे नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने लोगों से बात की, नेताओं से बात की। हम उनके से भी जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या समझा। इसके अलावा हम बात करेंगे उड़ीसा की, जहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव आज हुआ, जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओडिशा की लड़ाई की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। आज मोदी ने एक बड़ा ऐलान वहां पर कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। इस बयान के क्या मायने हैं और साथ में इस बयान में दम कितना है, इसका भी विश्लेषण करेंगे, आप तक बताएंगे इसके अंदर की बात क्या है। 24 के चैंपियन में हम आपको दिखाएंगे कि आज कैसे राहुल गांधी का रायबरेली में और कंगना रनौत का मंडी में विरोध हुआ। उन्हें किस तरह लोगों की नाराजगी वहां पर झेलनी पड़ी। रायबरेली में तो आज मतदान हो गया, लेकिन मंडी में अभी मतदान होना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आज देखिए कि आज पूरे दिन भर जिस तरह से वोटिंग हुई उस पर क्या कुछ मिजाज रहा, क्या कुछ लोगों ने वहां पर देखा समझा। हमारे रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए पहले। भीषण गर्मी और आसमान छूते पारे के बीच आज लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और मतदान किया। 5वें चरण के मतदान में 49 सीटों पर कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। जिन राज्यों में आज मतदान हुए उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं सभी को कहूँगी कि सभी लोग वोट करें और जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अभिव्यक्ति जो होती है हम लोग मतदान करके करते हैं। तो सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में आप लोगों का भी योगदान रहे, यह मेरा आपसे कहना है। सब लोग वोट करें। मुंबई में सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया और लोगों से भी वोट देने की अपील की। आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। जिन 49 सीटों पर आज मतदान हुए उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 सीट शामिल हैं। आपको बता दें कि इन 49 सीटों पर 2019 में 32 पर अकेले बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश के 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी की जीत हुई थी और सिर्फ 1 सीट यानी रायबरेली पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी।
जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हुआ, उनमें रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, फैजाबाद से लल्लू सिंह, कैसरगंज से कर्णभूषण सिंह, ये सभी दिग्गज यूपी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, मुंबई नॉर्थ सेंटर से उज्जवल निकम, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, कल्याण से श्रीकांत शिंदे, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार में सारण से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य, हाजीपुर से चिराग पासवान की आज चुनावी जंग पूरी हो चुकी है। बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। अब 4 जून को पता चलेगा कि जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई वो पास हुए या फेल। इस दिन का इंतजार देश को बेसब्री से है, क्योंकि ये दिन ये तय करेगा देश की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी हैं और इधर शिवपूजन, संदीप और हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शिवपूजन जी की तरफ जाना चाहूँगा। शिवपूजन जी, बिहार में आज क्या रिस्पांस रहा, किस तरह का देखने को आया आपको, लोगों का मूड? देखिए, मौसम बहुत बढ़िया था और हम उम्मीद करते हैं कि शायद मतदान प्रतिशत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। वो ऐसा दिखा नहीं। अभी फाइनल आंकड़े हमारे पास नहीं आए, लेकिन 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं तकरीबन 55%। थोड़ी सी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा के मतदाता बड़ी तादाद में वो एकजुट होकर के बाहर नहीं निकले और वोटों का, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। खैर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप लगातार जिक्र कर रहे थे सारण सीट की। सारण सीट में लालू प्रसाद यादव पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे थे अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए। आखिर करे भी क्यों ना हो, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तो अपनी किडनी तक लालू प्रसाद यादव को दे दी थी। हमने ये सवाल राजीव प्रताप रूडी से भी किया था। उनका खासतौर से कहना था कि चलिए, अगर वो कैंप कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, अभी तो माहौल पूरी तरह से बदल गया है, 24 घंटे बिजली रह रही है तो आराम से वो रह सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव दूसरे किसी भी कैंडिडेट के लिए कैंप करने के लिए नहीं गए। हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति पहले भी थी, अभी भी है। तेजस्वी यादव अकेले कैंपेन कर रहे हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर का लगातार विजिट हो रहा है, अपने अलायंस पार्टनर्स के लिए वो कैंपिंग कर रहे हैं। आज भी, अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार में हैं। पहले सुशील मोदी के घर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धांजलि देखने के लिए। दूसरा दिलचस्प मुकाबला आज देखने को मिला है हाजीपुर में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो रिकॉर्ड कायम किया था रामविलास पासवान ने, उनके बेटे जो उनकी पॉलिटिक्स को आगे लेकर के बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। मेहर जी, मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि रामविलास में आप रिकॉर्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने रिकॉर्ड बना, तो कितना अंतर उनका बड़ा होगा। मुझे एक छोटा सा जवाब इसका दीजिए कि क्या सारण में मुकाबला राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य है या राजीव प्रताप रूडी वर्सेस लालू यादव है? देखिए, मैं कहूँगा कि राजीव प्रताप रूडी प्लस लालू प्रसाद यादव भी है, नरेंद्र मोदी वर्सेस लालू प्रसाद यादव भी है, रोहिणी आचार्य वर्सेस राजीव प्रताप रूडी भी हैं। 2-3 तरह के मुद्दे वहाँ पर स्थानीय लोग बातचीत कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी पहले भी राबड़ी देवी वगैरह को हरा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। बूथ मैनेजमेंट स्किल्स ज़बरदस्त हैं। जिस तरीके से उन्होंने वॉर रूम की स्थापना कर रखी है, एक एक बूथ की जानकारी लगातार उनको मिल रही थी, ये एक अहम बात है। लेकिन इसी राजनीति के दिग्गज कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनको पटकनी भी अगर मिल जाती है राजनीति के अखाड़े में, तो धूल झाड़ करके कब वो फिर से उठ खड़े होंगे और कब अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे, कहना बेहद मुश्किल है। मानिए कि वो लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार वो हमलावर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे। एक बात जो बेहद दिलचस्प है वो ये है कि इस बार जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लोग का ये कहना है कि हो सकता है कि उनका गुस्सा, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा बहुत हो स्थानीय जो कैंडिडेट दिए गए हैं भाजपा या फिर एनडीए के कुनबे के द्वारा, लेकिन अंततः लोग यही कह रहे हैं कि वोट तो मोदी के लिए ही पड़ना है। जी शिवपूजन जी, आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं कि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मोदी के नाम पे शायद लोग वोट दे दे, यानी बीजेपी और एनडीए के लिए वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रुक करना चाहूँगा अखंड की तरफ। अखंड आज उत्तर प्रदेश में थे, अखंड उत्तर प्रदेश का सिनेरियो समझाइए। आज तो राहुल गांधी के लिए भी पोलिंग हो गई वहाँ पर। बिल्कुल मेहर जी, और जिस तरीके से आज ये 14 सीटों पे वोटिंग हुई है, उनमें सिर्फ एक ही सीट ऐसी थी जो रायबरेली की सीट, जो सोनिया गांधी के
पास थी 2019 के चुनाव में। इस बार चूंकि सभी सीटों पे 80 सीटों पे आज क्लेम करते हुए दिखे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, तो उनका यह दावा था कि रायबरेली भी वो जीत रहे हैं। हालांकि रायबरेली और अमेठी इन दोनों ही सीटों पे कांग्रेस ने इस बार इंडिया गठबंधन के तहत एक तो रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी को उतारा है, और राहुल गांधी की जो परंपरागत सीट समझी जाती थी 2019 तक, हालांकि वहां पे स्मृति ईरानी पिछली बार वहां से जीती, तो वहां पे किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है। तो किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों पे एक कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए को। और ये वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो जुगलबंदी देखने को मिली है, जिस तरीके से लोगों ने मंच साझा किए हैं और जो वहां पे एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ने की कोशिश की गई प्रियंका गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, उससे एक माहौल बदला है पिछले कुछ समय में। हालांकि आखिरी समय में टिकट फाइनल हुआ दोनों ही जगहों की अगर बात की जाए। उसके अलावा अगर छोड़ दिया जाए, इन दोनों ही सीटों को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर सीटों पे आप समझ सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला ही देखने को मिल रहा है। ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है पिछले 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए। और ये क्षेत्र चूंकि अवध क्षेत्र है और बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी एक डिसाइसिव फैक्टर में हमेशा से रही है। और ये पिछले 2014 के चुनावों से लेकर अब तक की जो स्थिति रही है, तो विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हुए थे 2022 में, उसमें भी कुछ सिनेरियो इसी तरीके का था। तो अगर आंकड़ों की और लड़ाई की बात अगर करेंगे तो दो सीटें ऐसी अभी सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं वो जहां पे इस तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखी हैं, वो रायबरेली और अमेठी। हाँ, ये जरूर है कि आखिरी समय में ब्रिजभूषण शरण सिंह के जगह पर उनके बेटे करण भूषण को जिस तरीके से टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, और वहां पे दबदबा है, दबदबा रहेगा का नारा दिया गया अखिलेश ब्रिजभूषण शरण सिंह के चहेतों की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से, उसका असर जरूर देखा जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें लड़ाई जो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, वहां पे जो जाति फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल वहां पे निभा सकता है। तो इसमें थोड़ी कांटे की लड़ाई होने की संभावना बनती है। जी अखंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने एक्सपर्ट की तरफ भी रुख करेंगे, उससे पहले संदीप के पास चलते हैं। संदीप, महाराष्ट्र में आज पर्टिकुलरली आज तो मुंबई में कई जगहों पे वोटिंग हुई है, क्या सीन रहा, क्या कुछ देखा आपने, किस तरह का मिजाज था लोगों का? देखिए, आज सुबह 7 बजे जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो 9 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी कम था, 6% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन वो लगातार बढ़ते जा रही थी। आज शाम को 5 बजे के जो आंकड़े सामने आए हैं, इन 13 सीटों पर 48.66% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये आंकड़े जो है 60% के आसपास जा सकते हैं 1 घंटे के भीतर। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है यहाँ पर कि इतने सारे सितारों ने लोगों को अपील किया, आखिर वजह क्या रही कि इतनी कम तादाद में वोटिंग हो रही है? क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत शुरुआती 2 घंटे में काफ़ी कम था, दोपहर के वक्त 12 बजे से 1 बजे के वक्त वो भी कम था, तो इसमें इजाफा होना चाहिए था। इसके पहले 4 फेजेस के वोटिंग हुई, उसमें भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे चल के इसमें सुधार आएगा, लेकिन गर्मी और तपती धूप के कारण ये संभव नहीं हो पाया। ये आंकड़े कम के कम ही रहे और अभी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि 60% के आसपास वोटिंग मुंबई में और महाराष्ट्र में दर्ज की जाएगी। 13 सीटों के लिए वोटिंग आज मुंबई में हो रही है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वो इस चुनाव में अभी संभव नहीं हो पाया। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास ताज़ा आंकड़े आ गए जो कि शाम 5 बजे तक के हैं, और शाम 5 बजे तक जो ओवरऑल कुल जमा जो अगर कह लीजिए वोटिंग वो 56.68% है। बिहार में की बात करें तो 5 बजे तक वहां पर 52.35% मतदान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 73% के आसपास है। लद्दाख में 5 बजे तक 67.15% मतदान हुआ, और ये बिहार के आंकड़े देखिए, बिहार में 52.35% मतदान की खबर है 5 बजे तक। पश्चिम बंगाल में 73% का आंकड़ा जो कि काफ़ी अच्छा है, पिछली बार से इसकी तुलना करेंगे बाद में। लद्दाख में 67.15% मतदान है। उड़ीसा में 5 बजे तक 60.55%। झारखंड में 5 बजे तक की बात करिए तो 61.95%, और जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी रिकॉर्ड मतदान की खबर है, यानी पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा है, और ये 5 बजे तक 54.21%। महाराष्ट्र की बात करें तो 5 बजे तक वहां पर 48.66, यानी 50 से नीचे
मतदान प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 55 से ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर अब तक हो चुकी है। तो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े अभी अपडेट होते रहेंगे। 5 बजे तक का है, फिर 6 बजे तक का होगा और हो सकता है कि सारे जमा जो टोटल नंबर है एक्यूरेट आने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि आंकड़े बाद तक अपडेट होकर आते रहे हैं। तो बहरहाल हम अब रुख करना चाहेंगे अपने गेस्ट की तरफ। पहले आज मैं प्रेम कुमार जी से सवाल लेना चाहूँगा। प्रेम कुमार जी, हमारे यूपी के जो संवाददाता हमारे हैं वहाँ पर, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर 2 सीटों पर, बाकी जगहों पर मुकाबला लगभग एक तरफा है, लेकिन 2 सीटों पर टक्कर सी दिख रही है। एक रायबरेली और दूसरा सीट का नाम उन्होंने जो लिया वो अमेठी है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए मिहिर जी, इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है इस चरण में बाकी चरणों से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में है कि इस बार एग्रेसिव वोटिंग है और इन 14 सीटों पे जहां वोटिंग हुई है उसके वोट प्रतिशत को देखें तो मैंने इसका आंकड़ा तुलनात्मक रखा है। तो 2019 में जो मतदान हुए थे उसमें करीब करीब 2-3 जगहों पर तो उससे ज्यादा मतदान 5 बजे के आंकड़े में हो चुके हैं। जैसे कि बाराबंकी में 63.61% था, यहाँ इस बार 64.86 5 बजे ही हो चुके हैं। कैसरगंज में 54.39 था तो 53.92 करीब करीब थोड़ा सा कम है, वो 5 बजे ही हो गया। और रायबरेली में 56.34 था जो 56.26 हो चुका, 5 बजे ही हो चुका। तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले बार जो, और ओवरऑल भी देखें तो ये वोट परसेंट पिछले बार 62.4% वोट इन 14 सीटों पर पड़े थे लगभग, और इस बार हमें लग रहा है कि ये उसको क्रॉस करेगा, ज्यादा जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा जो वोट हो रहा है, एग्रेसिव वोटिंग जो हो रहा है, फाइनली यही तस्वीर मुझे दिख रही कि बढ़ेगा। तो ये एग्रेसिव वोटिंग पैटर्न से हट करके है, क्यों है ये समझना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि एग्रेसिव वोटिंग का एक पैटर्न आप देखिए लद्दाख में भी दिख रहा है, और वहां साफ है कि लद्दाख में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना अपनी सांसदी बचाने आपके हिसाब से एग्रेसिव प्रेम जी, आपके हिसाब से ये सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छी बात है या नहीं है? मैं कह रहा हूं पिछले हफ्ते भर में खास करके फूलपुर और प्रयाग में जो जनता उमड़ी है जिस तरीके से, और आज भी अखिलेश यादव की सभा में जो जनता उमड़ी है, बैरिकेड्स टूटे हैं, ये एक बड़े सामाजिक परिवर्तन को बता रहे हैं। और वो है, आपने मायावती जी के भी बयान पर गौर किया होगा, उन्होंने भी कहा है कि जनता इस बार परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, अब तक वो नहीं कह रहे थे। और इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन जीत कर आ रही है, ऐसा मायावती जी के स्टेटमेंट से निकल रहा है। अच्छा, तो जो बहुजन समाज के वोटर्स हैं वो, उनको एक इशारा है और वो इशारा समझ रहे हैं, तो वो वोट इधर इंडिया गठबंधन में जुड़ रहा है। तो इस वजह से ये एग्रेसिव वोटिंग भी है और इसका फायदा एग्रेसिव वोटिंग का इंडिया गठबंधन को होगा। जी प्रेम जी, देखिए आप जब ये कह रहे थे तो मैं रामकृपाल जी की तरफ देख रहा था, वो स्माइल कर रहे थे। सर, मैं आपसे सवाल सीधा ये है कि जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, एक तो उस पर रिएक्शन चाहिए। दूसरी बात, अब 5 चरण के चुनाव हो गए, 450 के आसपास की सीटें जो है उसका फैसला समझ लीजिए ईवीएम में कैद हो चुका है। यहाँ से आप चुनाव कहाँ देख रहे हैं? मतलब अब तक का जो चुनाव हुआ, क्या वो निर्णायक स्थिति में पहुँच चुका है सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष के लिए, या अभी आपको लगता है कि मुकाबला अभी भी फंसा हुआ है, 2 सीटों के बाद जाके तस्वीर ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ होगी? देखिए मिहिर जी, मैं हमेशा ज़मीनी जो तथ्य हैं उन्हीं पर बात करता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये होने वाला है, मुझे अच्छा क्या लगता है, मैं वो बात नहीं करता। मुझे अच्छा क्या चाहिए, बुरा क्या चाहिए, मैं सीधे एक बात कह रहा हूँ। इस चरण का भी वही स्थिति है जो अब तक 4 चरणों में हुआ है। मुझे लगता है कि फाइनल आंकड़ा आते आते जो आएगा वो पिछले 19 या इसके मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। 2-1% का 2 या 3% की कमी हो सकती है। तो जैसे अब तक रहा है, फाइनल यही रहा है, 3 या 4% के करीब करीब कमी रहती है, ओवरऑल यही है। मुझे लगता है कि जो अभी बातें की जा रही थी, मैं केवल एक वाक्य कह रहा हूँ आपसे
17 अप्रैल, मीर जी आपको भी याद होगा, 16 और 17 अप्रैल को इस देश की जितनी जांच एजेंसियां थी, वो जितनी भी ये पोल की समीक्षा करती, ओपिनियन पोल की, उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था। और आप भी जानते हैं कि अगर पोल ऑफ द पोल्स लें तो वो करीब करीब 350 सीटें एनडीए को दे रहे थे। ये एवरेज है सारे मिलाकर के जी। तो 17 अप्रैल से आज 33 दिन हुए हैं। इस 33 दिन में मुझे कोई ज़मीनी बदलाव या कोई बहुत बड़ा बदलाव देश में भूकंप आ गया हो, मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ा। या तो जो 16 और 17 को जो पूरा का पूरा सारी एजेंसीज गलत थी, और अगर मेरे पास कोई कारण ऐसा नहीं कि उसको गलत मानने का। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के बारे में ही, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हुए हैं, 14, 17, 19, 22। ये चारों चुनावों में 10 वर्षों का एक निहितार्थ रहा है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। 14 से लेकर के 22 तक वो अचानक क्यों अलग हो गया, कैसे अलग हो गया है, मैं नहीं जानता। दूसरी बात, प्रेम कुमार मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मैं एक बात सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि अब तक कम पोलिंग हो रही थी तो ये था कि इंडिया अलायंस बढ़त ले रहा है। आज प्रेम कुमार के हिसाब से ज्यादा पोलिंग हो रही है तो इंडिया अलायंस का फायदा है जी। एग्रेसिव पोलिंग कह रहे थे वो। अब चूंकि कम पोलिंग से इंडिया अलायंस का फायदा है या ज्यादा पोलिंग के से फायदा है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बट इतना ही कह रहा हूँ, जैसा आपके संवाददाता कह रहे थे, मैं उनकी बात को मानता हूँ। ये चुनाव एक या तो मोदी को चुनने का है या मोदी का विकल्प चुनने का है। अब अगर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि मायावती ने इशारा कर दिया है कि अखिलेश को दे दो, तो मैं कम से कम उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी राज्य में 2 क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। और मायावती जी को ये पता है कि अगर बीएसपी को उभरना है तो सपा को हाशिए पर ले जाना पड़ेगा। और सपा को भी ये पता है, पिछला समीकरण जो हुआ था एसपी बीएसपी मिल के लड़े थे, उसमें अखिलेश को पता चला मायावती को 10 सीट मिल गई, अखिलेश को 5। तो देखिए, मेरा कहना है कि इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए कि उन्होंने इशारा कर दिया और इशारा से वोटर कोई भेड़ नहीं है कि एक नेता के इशारे पर वो कहीं चला जाए। अगर ऐसा होता तो 19 में उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत सामाजिक समीकरण था, बीजेपी को तो 10 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र के लिए एक विकल्प के लिए वोट दे रहा है, वो विकल्प मोदी जी हो सकते हैं। जैसे ही वो कहेगा कि नहीं मोदी नहीं चाहिए, तब वो दुविधा में फंसेगा किसके लिए। मायावती विकल्प है नहीं, अखिलेश विकल्प है नहीं, राहुल गांधी को ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी ने कह दिया कि राहुल जी पीएम होंगे। अखिलेश से पूछा गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसके बाद बात करेंगे। जी रामकृपा जी। तो मेरा ये कहना है कि एक विकल्पहीनता है जी। तो ये मैं कोई एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है जो पैटर्न अभी तक रहा है। आप जो कुछ भी बता रहे हैं उसका अगर मैं मतलब ठीक से समझूं तो ये है कि राजनीति में अचानक से एक दिन में कोई मूड नहीं बदलता। और जो 16-17 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, आपका मानना है कि मोरलेस स्थिति वही कम से कम वहां रहना चाहिए, और उस हिसाब से एनडीए को 350 के आसपास सीटें आपको आती दिख रही हैं। ये लबोलुआब है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी 24 का चैंपियन जारी रहेगा।